मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया तबाह हो गई। और यह सब तब शुरू हुआ जब दुनिया भर में रहस्यमयी टावर दिखाई देने लगे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ से आए हैं या वे अचानक क्यों दिखाई दिए, पर बाद में उन्हें डरावनी प्रकृति से नाइटमेयर टावर्स कहा गया। उसी समय नाइटमेयर टावर ने लोगों को यादृच्छिक चुनना शुरू किया। उन्हें टावर वॉकर बनने और पूरी दुनिया बचाने का एक मौका दिया। टावर की पुकार पर प्रतिक्रिया देने वाले सब तुरंत अंदर बुलाए गए। शुरू में इंटरफेस सिस्टम ने उन्हें युद्ध सामान दिया, जिससे वे अप्राकृतिक ताकत और कौशल इस्तेमाल कर सके, जैसे आरपीजी खेलों में दिखते हैं। पर सबसे बुरा यह था, यह खेल नहीं था। बाहर रहने वालों के लिए हालात जल्दी भयावह बने। टावरों ने जल्द ही असली दुनिया में राक्षसों की लहरें छोड़ दी, और इस घटना को बाद में टावर इम्पैक्ट कहा गया। मानवता ने जितना हो सका संघर्ष किया, लेकिन पहले टावर इम्पैक्ट ने दुनिया की लगभग 30% आबादी का सफाया कर दिया। टावर के अंदर फंसे टावर वॉकर्स तबाही को देखने और अपने परिजनों को मरते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे वास्तव में टावर के भीतर किसी भी राक्षस को नहीं मार रहे थे, या उनसे भर गया, और अंततः वे राक्षस असली दुनिया में घुस गए। पर बदलाव के लिए सभी ने मिली शक्तियों और कौशलों से ऊपर चढ़कर राक्षसों को मारने का फैसला किया। उन्हें लुभाकर रास्ते से भटकाने के लिए टावर ने चालाकी से बेजोड़ मौका दिया। उन्हें ही रिग्रेशन स्टोन यानी पुनरागमन पत्थर कहलाने वाली एक रहस्यमय वस्तु सौंपी गई। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसने टावर वॉकर्स को टावर प्रभाव होने से पहले के समय में वापस जाने की अनुमति दी। रिग्रेशन के बाद उनकी यादें और अनुभव बरकरार रहेंगे। कुछ ने बिना पल गंवाए इस मौके को लपक लिया, पर कुछ को पत्थर पर शक हुआ। बाद पता चला, इसे इस्तेमाल करने वाले वास्तव में समय में पीछे गए नहीं। इसके बजाय उन्हें अलग समय रेखा वाले समानांतर ब्रह्मांड में भेज दिया गया। यानी जो अतीत में लौटे, वे इस दुनिया के लिए कुछ नहीं सुधार रहे थे, उन्होंने इसे छोड़ दिया। जैसे वे टावर चढ़ते रहे, हालात बिगड़ते गए, खासकर दूसरी बड़ी टक्कर के बाद। इसलिए राक्षसों के हाथों एक दयनीय मौत मरने के बजाय कई लोगों ने अपनी दुनिया को छोड़ने और रिग्रेशन करने का फैसला किया। इस दुनिया का भाग्य केवल उन बहादुर आत्माओं पर छोड़ दिया गया था जिन्होंने रिग्रेशन स्टोन के प्रलोभन का विरोध किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 98वीं मंजिल, चैम्बर ऑफ हेलफायर पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। जॉन अपने साथियों के साथ पूरी तरह से हार गया था, फिर भी वे हार नहीं माने। आखिरी सांस तक लड़े। अंततः लड़के ने टावर रक्षक को मारा, दोस्तों की जान की कीमत पर। उसका एकमात्र, सबसे प्रिय दोस्त भी आखिरी सांस में इस हकीकत से मुंह मोड़ गया। दोस्त के इतने दयनीय फैसले को देखकर जवान का दिल चकनाचूर हो गया। लेकिन नायक डगमगाया नहीं। वह आगे बढ़ता गया और अंततः 99वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां उसे संरक्षक क्रोस्टोरम वेल्चिसस का सामना करना पड़ा। उसे 99वीं मंजिल पर उस राक्षस से लड़ते हुए 10 साल हो गए हैं। 98वीं मंजिल ने उसे लगभग तोड़ दिया। वह जानता है, अन्य टावर वॉकरों, कभी उसके दोस्त ये छोड़े उपकरण न होते, तो वह बहुत पहले मर चुका होता। अभी वह टावर के निचले स्तरों में लौटकर जे नाम के लोहा से मिल रहा है। लोहा स्तब्ध है कि हमारा नायक सचमुच उस राक्षस को फिर से चुनौती देना चाहता है। जवान बिना झिझक पुष्टि करता है, शुरू किया काम पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ इस जगह के बारे में थोड़ा संदर्भ सुनिए। कुछ समय पहले टावर वॉकर्स ने 50वीं मंजिल पर एक गांव, उस पर राज करने वाले ड्रैगन को हराकर हासिल किया। अब गांव का नाम एटोपोस है। एटोपोस में कभी रहने वाले सभी लोहारों में से अब केवल जेई बचा है। ये इसलिए भी दुखी है क्योंकि आयस की मांग, जो हमेशा निचली मंजिलों से आती थी, लगभग खत्म हो गई है। जॉन मन ही मन सोचता है कि इस तरह का परिणाम देर सवेर होना ही था। आखिरकार मुश्किल से ही कोई जीवित बचा है। जे एक पल के लिए रुकता है और फिर पूछता है कि क्या उसने टावर के माध्यम से अपनी हाल की यात्राओं के दौरान कुछ अजीब देखा है। जॉन को रिग्रेशन पत्थर के अपठ निशान याद, जैसे कुछ नहीं देखा। उसका मन क्षण भर रिंग की ओर जाता है। वह बूढ़ी जो कल ही गायब हुई, जिससे एटोपोस में अब तक सिर्फ जे और वही ही आखिरी समर्थक बचे रहे। युवान फिर सीधे लोहारगिरी सिखाने के लिए कहता है। अचानक इस अनुरोध से लोहार का हथौड़े का वार बीच में ही थम जाता है। फिर से हमारा लड़का 98वीं मंजिल पर लौटा, इस घमंडी ड्रैगन को हराने की एक और कोशिश। राक्षस बहादुर टावर यात्री की प्रशंसा करता है। उसे अकेले ही 99वीं मंजिल तक पहुंचने वाला अग्रणी स्वीकार करता है। ड्रैगन बाहर से सख्त है, पर हमारा लड़का अब उसके कठोर शल्क पहले ही कुरेद चुका है। चाहे इसमें कितनी भी बार लगे, वह तब तक अंतहीन रूप से लौटने के लिए तैयार है जब तक कि राक्षस अंततः गिर न जाए। अपने एक प्रयास के दौरान वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब शक्तिशाली ड्रैगन भी इस युवक के भीतर की जलती दृढ़ता को मानने को मजबूर है। जवान के मन में एक अटूट इच्छा है, एक अनोखा जुनून, इस राक्षस को हराने और अपने दोस्त के बलिदान को वास्तव में सार्थक बनाने का जुनून। पर ड्रैगन मानता है हार तय है, और जवान का भाग्य सिर्फ असफलता है। मगर हमारा लड़का बर्फ तोड़कर अब झपटता है, एती को गलत साबित करने पूरी तरह तैयार है। वह फिर मुद्रा लेता,
अपनी एकमात्र कला भेदन पर निर्भर रहता। ड्रैगन हंसता। लड़का उसी चाव से बार बार धावा बोलता। देखिए, जॉन उतना भाग्यशाली नहीं था जितने टॉवर वॉकर जिन्होंने करियर पहले शुरू किया। उन्हें अनोखे कौशल और छिपी क्लास के मौके मिले। जवान के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपना सब कुछ एक सरल लेकिन विनाशकारी तकनीक में लगा दिया। भेदने की कला। उसने अपने लक्ष्यों को लगातार भेदा। इस गति को करोड़ों बार दोहराया। इस परिष्कृत महारत ने उसे कई उपनाम भी दिलाए। उसकी भेदने की क्षमता केवल तेज, मजबूत और अधिक सटीक होती गई। अंततः एक छिपी हुई क्लास स्केल के बराबर कुछ में विकसित हो गई, क्योंकि यह कोई कौशल नहीं। जवान इसे बिना आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च किए छिपी क्षमताओं के विपरीत लगातार उपयोग कर सकता। फिर भी सैकड़ों हजार प्रहार भी वास्तव में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तब जवान को एक बात नजर आती है। राक्षस की कमजोरी उसके जबड़े में है। जैसे ही ड्रैगन बर्फीली प्रचंड दहाड़ छोड़ने को मुंह खोलता है, जवान भी तुरंत मौका लपकता है। वह भीतर से सीधे ऊपर घुसकर उसकी एक आंख फोड़ देता है और जबड़े का आधा तोड़ देता है। उस वार में सब कुछ झोंकने पर भी यह राक्षस का मुंह पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। गंभीर होने का फैसला करते हुए ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है और बर्फ की लगातार बौछार करता है। जवान पहले तो हमलों से बाल बाल बचता है, लेकिन अंततः हमलों से घिर जाता है। यह देखकर ड्रैगन ताकत पर इतराता। यकीन करता है कि साधारण टॉवर वॉकर उसके स्तर के दैत्य को कभी गिरा नहीं सकता। शायद चीजें अलग होती अगर जवान जैसे और लड़ाके एक साथ काम करते। यही कारण है कि ड्रैगन यह जानकर संतुष्ट महसूस करता है कि मूर्ख इंसान नाइटमेयर स्टोन्स के आकर्षण में पड़ गए। यह सुनकर जवान चौंक जाता है और ड्रैगन से इन नाइटमेयर स्टोन्स के बारे में और बताने की मांग करता है। जवाब देने की जगह राक्षस विशाल पंजों तले सब कुछ रोंदने लगता है। जवान के पास फिलहाल पीछे हटने सिवा बस कोई चारा नहीं। जवान के पास लगभग कोई एचपी नहीं बचा है और एक ही बार उसे खत्म करने के लिए काफी होता। फिर भी वो पहले से ज्यादा जिज्ञासु है। उसे नाइटमेयर स्टोन्स का रहस्य और उस ड्रैगन का असली ज्ञान जानना है। जवाब पाने को वह राक्षस से पूरे 5 साल तक लगातार लड़ता है। आखिर उसके प्रयास सफल हुए। 99वीं मंजिल का दो स्वप्न हार गया। विजेता राक्षस के उजड़े शरीर पर ही बैठा है। अ राक्षस के मरने से पहले जॉन नाइटमेयर स्टोन्स की सच्चाई जानना चाहता है, मगर ड्रैगन उसे भी कोई संतोष नहीं देता। कहता है, जवान उनका भेद सिर्फ अंतिम मंजिल तक पहुंचकर जानेगा। कहते ही राक्षस मर गया और हमारे लड़के को इनाम में आइस ड्रैगन तलवार मिली। तलवार जैसी नहीं, निर्णायक पल। अंतिम द्वार सामने प्रकट। जवान बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, भले ही वह नहीं जानता कि आगे क्या है। आखिरी मंजिल पर पहुंचते ही जवान समझता है, वह अजीब जगह में खड़ा है। उसके चारों ओर अनगिनत रोशनी पैनल तैरते, हर अलग छवि दिखा रहा है। वहां से वह बाहरी दुनिया में टॉवर की स्थिति और एटोपोस को भी देखता है। अचानक किसी अनदेखी जगह से आवाज आती, बताती कि हमारा नायक जल्दी पहुंचा, और उसे भरोसा देती है कि तनाव लेने की जरूरत नहीं। वह आकृति महत्वपूर्ण घोषणा भेजती है। उसके सामने एक सिस्टम सूचना उभरती है, जो हमारे नायक को वर्ल्ड 294 में गेम ट्यूटोरियल पूरी तरह पार करने वाला पहला व्यक्ति बनने पर बधाई देती है। संदेश आगे कहता है कि उसका अभिलेख सदैव अमर पुस्तकालय आकाशिक रिकॉर्ड ही में रखा जाएगा और महान भूमि के सम्राटों को उसे देखने की अनुमति है। इसे पढ़कर जवान का दिमाग टॉवर में हुए सभी भयानक अनुभवों से भर जाता है, और अब उसे पता चल रहा है कि यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल था। रहस्यमय स्वर हमारे लड़के की स्तब्धता देखकर उसे चेतावनी देता है, इसे ज्यादा मन पर बिल्कुल न लो, नहीं तो अंजाम भुगतोगे। पानी की एक विशाल लहर जवान से टकराती है जब चमकती आंखों वाला एक जानवर नजर आता है। प्राणी कहता है, वह जरूरत से आगे जा चुका, फिर भी मानव स्तर पर उसके नियंत्रण की प्रशंसा करता है। प्रशंसा ज्यादा देर टिकती नहीं। हमारा नायक पानी के भीतर से उठते ही दैत्य वाक्य के बीच अचानक रुक जाता है। आकृति कहती है, जवान उम्मीद से कहीं तेज ठीक हो गया, जल्दी। वह बिना डरे हिट के बिना पूछता है, वह प्राणी कौन है? आकृति बस हंसकर ही कहती है, मैं इतनी उत्साहित हो गई कि अपना परिचय देना पूरी तरह भूल गई। यह जवान से कहता है कि उसे इतिहास में पहली बार अकेले 100वीं मंजिल तक पहुंचने पर गर्व होना चाहिए। आखिरकार वह अपना नाम बताता है। खुद को बीस्टिन कहता है, नाइटमेयर टॉवर पर शासन करने वाला वह दानव। पर हमारा नायक ख्याल नहीं छोड़ पाता कि सब बस ट्यूटोरियल था। पूछता है, क्या आगे असली खेल इंतजार कर रहा है? दानव, तुम सही, पहले दिखाओ। ईस्टर्न चुटकी। जुआन का सफर झलके। हमारा लड़का छवियां खुलती देखता है। शुरुआत तभी जब सेयुल उसकी पार्टी में शामिल होती। वह अपने पास सेयुल और यूनावान को खड़े देखता है। तीनों साथ हंसते, अपना परिचय देते और सच्ची टीम बनकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ते हैं। फिर कुछ अंधेरी यादें दिखाई जाती हैं जहां सेयुल का शरीर जमीन पर घायल पड़ा है और जुआन अपने घुटनों पर गिर जाता है। कांपती आवाज में बार बार उसका नाम पुकारता है। फिर यूनावान के आखिरी पल दिखते हैं। उधर ईस्टर्न पूछता है,
क्या वाकई दुख की उठती लहर वही भावनाएं जगाती है जिन्हें जवान ने दफन समझ रखा था? राक्षस उन भावनाओं को व्यर्थ कहता है, फिर भी एक क्रूर लेकिन लुभावना प्रस्ताव देता है। वापस जाने और बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरू करने का मौका। बस इस बार हर याद को ठीक वैसी की वैसी रखते हुए। विस्टन की मुस्कान चौड़ी होती है जब हमारे नायक को स्पष्ट होता है कि यह रास्ते का अंत कतई नहीं, पर उसके सामने चमकता संकेत भी कोई उपहार नहीं। ये सिर्फ एक जाल है, क्योंकि वह सोचता था कि टॉवर पर चढ़कर वह पूरी दुनिया बचा सकता है। उसे सिस्टम विंडो याद है जिसने उसे चयनित टॉवर वॉकर घोषित किया, कथित तौर पर दुनिया को बचाने के लिए नियत बताया। आरंभ से टॉवर का असर रोकना असंभव था। उन्हें छलकर चढ़ाया गया। मानवता बचाना ही उनकी अकेली आशा थी। जवान प्रस्ताव तुरंत ठुकराता है, दृढ़ता से घोषित करता है कि वह कभी भी अतीत में लौटेगा नहीं। पीस्ट्रेन उसके इनकार का मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि जो बीत चुका है उससे कोई चिपका नहीं रह सकता, क्योंकि टॉवर और महान भूमि दोनों में प्रतिगमन असंभव है। प्रतिगमन की नामशिला हमारे लड़के के विचारों में कौंधती है, लेकिन राक्षस तुरंत भ्रम को तोड़ देता है, यह समझाते हुए कि तथाकथित प्रतिगमन शिला कभी वह नहीं थी जो लोग मानते थे। सच में यह दुःस्वप्न पत्थर, शापित रत्न, जो इसे छूने वाले को स्वप्न राक्षस के बुने अनंत सपनों में खींच लेता है। इसके शब्द और गहरे चुभते हैं। वो फिर हंसकर कहता है, इंसान शायद एकमात्र जीव है, मूर्ख और हताश की ऐसे जाल में फंसे। हमारा नायक टुकड़े जोड़कर पूरी सच्चाई समझता है। बिस्ट्रेन का बताया मुख्य खेल असल में अंतहीन लूप है, एक चक्र जो कभी सच में फिर से शुरू हुए बिना दोहराता रहता है, बिना किसी झिझक के। जुबान नहीं दबाता है और दृढ़ता से घोषणा करता है कि उसने टॉवर की असली सच्चाई का पता लगा लिया है। टॉवर खुद एक और सपना है। निर्णय ले लेने और राह साफ हो जाने के साथ हमारा नायक कसम खाता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए बिस्ट्रेन का शिकार करेगा और आगे प्रतीक्षारत अगली मंजिल पर चढ़ेगा। बिस्ट्रेन जवान पर दबाव डालता है, जिद करता कि टॉवर यहीं खत्म है, पर नायक उसे बिल्कुल नजरअंदाज करता, दावे को मानने से साफ इनकार करता है। राक्षस ताना मारते हुए कहता है कि वह लालच में ही बढ़ रहा है, शायद इनाम में यादों से ज्यादा चाहता है। फिर हमारे लड़के को गुप्त खजानों का लालच देकर फुसलाता है। फिर भी जवान इसे एक पल भी नहीं सोचता। क्रिश्चियन सोचता है कि वह अपनी दुनिया लौटना चाहता है या नहीं। वह कहता है, टॉवर को सपना समझते ही यह सच उसे पता था, और फिर बताता है कि टॉवर का असर वास्तविक भी नहीं। जवान पूछता है कि उसका क्या मतलब है, और बीस्ट्रेन एक दृश्य दिखाकर जवाब देता है जो बाहर सभी को जीवित और सुरक्षित दिखाता है। वह समझाता है कि उसके जैसे जीव झुंड में रहते हैं, कहते हुए कि यह हमारे नायक के लिए अच्छी खबर, यानी यह अनुकूल है। फिर दृष्टि अगले दृश्य पर पलटती है। जवान अस्पताल के कमरे में है, जहां वह अपने बेहोश शरीर को बिस्तर पर देखता है, सभी अन्य वॉकरों के साथ। जबकि बिस्ट्रेन बताता है कि टॉवर में दशकों बिताने पर भी वास्तविक दुनिया में बस एक महीना बीता। राक्षस फिर डींग मारता है, कहता है हमारा नायक उसे कभी नहीं हरा पाएगा। उनका फर्क ड्रैगन और इंसान के बीच की खाई जैसा बताता। वान बस अपनी तलवार उठाता है और घोषणा करता है कि उसने पहले ही एक ड्रैगन को मार डाला है, जिससे बिस्ट्रेन गुर्राता है और उसे अहंकारी कहता है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराते हैं। बाद में जवान इमारत में घुसता है, जे को पुकारता, कोई जवाब नहीं। उसका मन बीस्टन संग लड़ाइयों की ओर लौटता है। 72 दिन बीत गए और घातक वार नहीं कर पाया। फिर सब लड़ाइयों के बावजूद राक्षस ने उसे सच में नहीं मारा। अब हमारे लड़के को समझ आता है, राक्षस का इरादा कभी था ही नहीं। इसे ध्यान में रख। नायक कसम खाता है, चाहे जितना समय लगे आगे बढ़ेगा। इस बीच बीस्टन जवान को बेचने योग्य उत्पाद समझकर सोचता है, बीज जो उसकी इच्छा अनुसार बढ़ने से इनकार करता। आमतौर पर प्रक्रिया सरल है। ट्यूटोरियल में अच्छे बीज चुनें, मुख्य खेल में उन्हें संवारें, और फिर उन्हें बढ़ते ही देखें। पर यह अपवाद है। चाहे जो करें, प्रगति का विरोध करता है। राक्षस उसे मारने सोचता है, लेकिन संभावित आत्मा क्षति और हार्वेस्टर्स का ध्यान खींचने का भय उसे ही रोकता है। वह इसके बजाय उसे संवार कर अमीर बनने का निश्चय करता है, खुद को ऊंचे पद तक उठते और सारी कर्ज चुकाते कल्पना करता है। खासकर क्योंकि सामान्यतः राक्षसों से बचने वाले देवताओं ने भी जुआन में रुचि ली है। अचानक जुआन पीछे से हमला करता है। ईस्टर्न उसके असली मकसद पर पूछता है, फिर भी हीरो एक पल भी रुके बिना तलवार लगातार घुमाता रहता है। राक्षस हमारे नायक को समझाता है कि मुख्य खेल पर बढ़ना सिर्फ उसके लिए नहीं, उससे जुड़े सभी के लिए फायदेमंद होगा। मगर जवान को जरा भी परवाह नहीं, वह कोई दिलचस्पी या चिंता नहीं दिखाता। लड़ाई और उग्र होती है। बीस्टन उसे जमीन पर पटकता है, फिर चिल्लाकर कहता है, जवान बस हाँ कर दे तो वह अपने पास के सभी छिपे कौशल और वस्तुएं दे देगा अभी। फिर भी लड़का उसे ढूंढकर पकड़ने पर अड़ा। बीस्टन का धैर्य घटता। जवान आखिर कहता है, उसका एक सवाल है। बाद में बीस्टन बताने लगता है कि उसका ब्रह्मांड एक से अधिक आयामों वाला है, लेकिन जवान बीच में टोकता है, कहता है उसे पहले पता है क्योंकि ऐसे सिद्धांत पृथ्वी पर है। राक्षस फिर भी बोलता रहता है, बताता है, महान भूमि मुख्य आयाम है, उसे पृथ्वी सहित असंख्य सीमांत दुनियाएं घेरे हैं। पृथ्वी वर्ल्ड 294 कहलाती है।
और बताता है कि दो स्वप्न टॉवर इसलिए मौजूद है ताकि वॉकर इन विभिन्न दुनियाओं में यात्रा करने के लिए कौशल हासिल कर सके और सिस्टम के अनुरूप ढल सके, और उसके जैसे राक्षस खेलों में वॉकरों की मदद करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब जवान पूछता है वे ये क्यों करते हैं, पीस्टन सवाल टाल देता है और जोर से सोचता है। आखिर टॉवर ठीक वर्ल्ड 294 पर ही क्यों प्रकट हुआ? वह साफ बताता है कि यह दुनिया बस संयोग से चुनी गई थी। नायक हार नहीं मानता, उसे फिर रोककर पूछता है, इसे चलाने में वास्तव में राक्षस का असली मकसद क्या है? पीस्टन टालते हुए कहता है वह केवल स्वयं सेवा कर रहा है। पर जवान नहीं मानता और दबाव डालता, जानना चाहता है कि उसे इससे ठीक क्या इनाम मिल रहे हैं। राक्षस सिर्फ भिन्न मकसदों पर अस्पष्ट बहाने देकर जवाब देता है, पर बातचीत आगे बढ़ पाती। तभी सम्राट से बीस्टेन के ऊपर अचानक लाल संदेश उभरता है कि उसे जवान को न मारने और बातचीत तुरंत खत्म करने का आदेश देता है। देखबर राक्षस पूछता है, क्या अब उस पर यकीन करता है? जवान चुपचाप घूरता है। जवान की स्टेटस स्क्रीन पूरी भर चुकी है। हर आंकड़ा अपने अधिकतम पर है और उसका स्तर अपनी ऊपरी सीमा पर अटका है। और चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। वह एक पोषण पीता है और फिर से खड़ा हो जाता है। इतनी शक्ति होने पर भी उसके और बिस्टन के बीच का फासला वह पाट नहीं पा रहा। अचानक दिमाग में कुछ कौंधता है और हमारा लड़का एक अजीब एहसास महसूस करने लगता है। आगे देखते ही वह हवा में तैरते चमकीले सुनहरे कणों को देखता है। वह एक टुकड़ा उठाकर नोट करता है कि कभी वे चिकने महीन कण होते हैं, कभी चीनी के घनों जैसे खुरदरे चौकोर टुकड़े। उस पर में हमारा नायक समझ जाता है कि यही सच्चाई है, वे कच्चे कण जो इस दुनिया का सार बनाते हैं। अब बिस्टविन के सामने खड़ा जवान जोर से सोचता है कि सम्राट आखिर होता क्या है? शायद बस राजा का एक पद भर। बिस्टविन उसकी रुचि देखकर समझ आता है, सम्राट इस महान भूभाग पर राज करते हैं। जो मुख्य खेल पूरा करे, उसे उनमें से किसी एक की सिफारिश मिलती है। फिर हमारा जिज्ञासु लड़का पूछता है, सिफारिश का असल मतलब क्या है? बिस्टविन कहता है, उसका भाग्य उस राजा पर टिका है जिसे वह चुनता है। वह जोड़ता है कि यदि जवान उस पर भरोसा करे, तो वह उसे श्रेष्ठ सम्राट की सेवा में लगा देगा। ईस्टर्न सम्मान दांव पर लगाता, वादा करता है कि नायक माने तो उसे मुख्य खेल में पहुंचाएगा। तलवारबाज थोड़ा सोचने के बाद टिप्पणी करता है कि बीस्टविन किसी और चीज से ज्यादा एक बीमा सेल्समैन जैसा लगता है। फिर भी जवान मानता है, कहता है कि ठीक 10 दिनों में वह यहाँ से चला जाएगा। 9 दिन बाद हमारा नायक एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण ले रहा है, जबकि बिस्ट्रेन अपनी स्क्रीन से देखता है। यह टिप्पणी करता है कि वह पूरे दिन एक ही चीज दोहरा रहा है और बताता है कि समय लगभग आ गया है। उसके विचार कड़वाहट से भटकते हैं कि कैसे स्वप्न राक्षसों ने उसे धोखा देकर यह घटिया टावर खरीदवाया। वह मन ही मन गुर्राता, ठगों को कोसता, याद करता है कि उसने सौदा केवल सुनकर झटपट लिया था कि इसे माहिर दानव ने बनाया है। बाद में ही कड़वा सच बहुत तीखा चुभा। यह पहली पीढ़ी की पुरानी चीज निकली, बिना निर्माण वर्ष के। अगर यह तीसरी पीढ़ी का टॉवर होता, तो बीस्टन उत्पाद को नुकसान पहुंचाए बिना जबरदस्ती ट्यूटोरियल समाप्त कर सकता था। लेकिन यह पुराना अवशेष गेम बंद करने के लिए अपने उत्पाद की सहमति की मांग करता है। राक्षस मानता है, उसका अपराध बस बेहतर खरीदने को पैसे न होना था। फिर भी काम करता। कल पास है, उम्मीद है, सब आखिर खत्म हो। अगले दिन सिस्टम मुख्य खेल पर टिप्स दिखाता, रम के पेड़ और महान भूमि का जिक्र करता है। तभी गेम मास्टर का एक और संदेश आता है, जो जवान को सारी यादें के सलामत रखकर वर्ल्ड 294 लौटाने की पेशकश करता है। ईस्टर्न पूछता है, क्या उसने डेटा याद किया? लड़का पुष्टि करता है, हाँ। फिर दानव उसे तुरंत ही एक्सेप्ट दबाने को कहता है। वह खुशी से आंसू बहाता है। प्रतीक्षित घड़ी आ चुकी है और उसकी हैरानी में जवान अचानक तलवार लहराता है। ईस्टर्न स्तब्ध ठिठक जाता है और पूछता है, तुम भला आखिर क्या कर रहे हो? हमारा नायक तलवार की पकड़ कसते हुए कहता है, जवाब तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। जब से जवान ने उन कणों को देखा है, उसकी पियर्स तकनीक अस्थिर महसूस हुई है और उसे कुछ खटक रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ जाग गया है। दबाव बढ़ता है। एक विशाल पंजा धड़ाम से नायक पर गिरता और जवाब में उसका वार आगे तक चीर देता है। पिस्टन स्वीकार करता है कि उसने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा है, और अगर यह पहले हुआ होता तो उन दोनों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। लताएं फटकर जवान को कसकर लपेट जकड़ देती हैं। पर हमारा लड़का कहता है, उसकी मंजूरी के बिना खेल खत्म नहीं होगा। पिस्टन शांतिपूर्वक कहता है कि उसने काफी पहले सहमति मांगना छोड़ दिया था। फिर पूछता है, जवान क्यों सोचता है ट्यूटोरियल कभी खत्म नहीं होगा? वह बताता है कि दो स्वप्नों का टॉवर ट्यूटोरियल पूरा होने के 100 दिन बाद स्वचालित रूप से समाप्त होने के लिए बनाया गया है। इसलिए बीस्टन निर्णय लेता है कि मुख्य खेल का समय आने तक नायक वैसे ही वही रहे। फिर भी जवान अपनी तलवार कसकर बीस्टन को पुकारता है। वह कहता है, वह ट्रिकस्टर है। उम्र 784 वर्ष। उसने कुल 128 दुनियाएं देखी और हर दुनिया में वहां की प्रजातियों को संवारने, विकसित करने में अपना बहुत समय लगाया। टॉवर मास्टर स्तब्ध रह जाता है और यह जानने की मांग करता है कि जवान यह सब कैसे जान सकता है। हालांकि हमारा हीरो जोड़ता है कि तुम मुझे अंधकार के सम्राट हार्वेस्टर को सौंपने वाले थे।
बीस्टिन घबराहट में पसीना बहाते हुए पूछता है, जवान कौन है? तभी हमारा नायक दृढ़ता से कहता है, वह वही उत्पाद है जिसे बीस्टिन ने यहाँ दशकों तक पाला पोसा। अगले ही पल वह टॉवर मास्टर को हराने के उद्देश्य से भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। जवान पूरी ताकत से झपटकर तलवार घुमाता है, सीधे ही बीस्टिन पर वार कर उसे पीछे धकेलता है। फिर दोनों अपनी शक्तियां भिड़ाते हैं। नतीजतन हमारा लड़का फिसलकर पीछे जाता, बीस्टिन का कंधा घायल होता। राक्षस भ्रमित, फिर अचानक कुछ उसके दिमाग में कौंधता। उधर हमारा नायक तलवार संभालता है और बीस्टिन सोचता है, क्या वह अति अनुकूलित खिलाड़ी है? हमारा लड़का याद करता है, 100वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद से वह सोचता रहा कि क्या दानव उसे मार भी सकता है। वास्तविकता टूटने लगी। संदेह मिटते ही उसे आखिर घोपना समझ आया। वह प्रतिद्वंद्वी की ढाल पर वार कर उसे चूर कर देता है। सिस्टम सिंह प्रतिबंध हटने की सूचना देता है। फिर राक्षस जवान का मुकाबला करने पूर्ण शक्ति से शरीर बदलता, उसे झुकाने की कोशिश करता है। ईस्टर्न के वार पर वह मानता है, हमारे नायक के ट्यूटोरियल पूरा करते ही अनुकूलन के दूसरे चरण तक पहुंचने पर प्रभावित है। पर वह मानता है, इंसान राक्षस को नहीं हरा सकता, क्योंकि वह कई नुकीले कांटे बरसाता है। कांटे जवान को चुभते हैं, खून बहता है। फिर भी नायक अपनी तलवार मजबूत पकड़ हर हाल में प्रतिद्वंद्वी को भेदने ठानता है। पर लगातार भिड़ता रहता है और गिनती बढ़ती ही जाती है। अंततः 10 अरब बार तक पहुंच जाती है। आखिर जवान राक्षस पर जोरदार वार करता है, जिससे विरोधी को महत्वपूर्ण समझ आती है। फिर भी बीस्ट्रेन के लिए कुछ करना अब बहुत देर है। हमारा नायक उसे हराकर तलवार राक्षस की ओर तान देता है। वह दृढ़ता से कहता है कि इंसान राक्षसों के खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है। अडिग संकल्प से जवान ऐलान करता है, वह टावर तोड़ेगा, अगली मंजिल चढ़ेगा और अंततः सबसे ऊपर पहुंचेगा। वह कहता है कि वह राक्षसों की बनी दुनिया का अंत देखेगा। तब छत टूटने लगती है। अचानक एक सिस्टम विंडो उभरती है। उसकी जानकारी केवल प्रश्न चिन्हों से भरी है। ईस्ट्रियन घबराकर विनती करता कि यह न करो। कहता कहीं जाने की जगह नहीं। पर हमारा नायक सुनने से इनकार करता। उसका दिमाग निचली मंजिलों पर मिली नक्काशी की ओर जाता है, जिससे पता चला कि दो स्वप्न टावर भ्रम के पेड़ के शीर्ष पर पहले दो स्वप्न की नकल मात्र है। उसे समझ आता है कि ये संदेश दो स्वप्न टावर के निर्माता मुलोच ने छोड़े थे। अब लड़का जानता है, यह जगह बस एक जड़ है तो शाखा भी होगी। इसलिए वह शक्ति छोड़कर छत पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। फिर प्रॉम्प्ट आता है, ट्यूटोरियल समाप्त घोषित करता है। पर खेल पूरा नहीं कर पाया। जुआन जंगल सी जगह में जागा, आखिर मिल गया। विशाल जीव घने पत्तों को चीरकर निकलते हैं, गर्जते जवान को घेरते हैं। एक उस पर झपटता है और वह अपने उथले वार से आसानी से मार गिराता है। एक विशालकाय पशु बाहर निकलते ही जमीन गड़गड़ाती है। देखते ही लड़का समझता है कि उसका उथला वार ऐसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। सामान्य वार से वह एक वार में विशाल दैत्य को मार देता है। बाद में उसके सारे सींग बटोरता है। अचानक एक चीख हवा चीरती है। पेड़ों से अजीब चींटी से लोग निकलते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर सीधे ही उस पर इशारा करता है। जवान मानता है वह यहाँ सिंगों हेतु आए हैं, इसलिए सिंह बढ़ाकर जवाब के बदले पेश करता। पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सामने वाला ब्लेड लिए झपटता है। नायक फौरन हटकर चेतावनी देता है, अभी शांत रहो, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा। वे फिर नहीं रुकते, तो वह उन्हें मार गिराने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद सभी चींटी जैसे लोग जमीन पर बेहोश पड़े हैं। जब लड़का एक के शरीर पर बैठकर उससे बोलने को कहता है, प्राणी अपनी जीभ काट लेता है। तब वो चुपचाप देखता रह जाता है। बाद में जवान उनका सामान टटोलते हुए एक छोटा आयामी बैकपैक पाता है। सिस्टम बताता है कि इसमें उसके सामान के लिए 70 घन फीट जगह है। वह कहता है, उस स्वप्न के टावर से निकलने के बाद से सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। उसने माना था, यह हर दुनिया में चलेगा, यहाँ तक कि महान लोक में। पर साफ है, ऐसा नहीं होता। पूछते हमारे नायक को कुछ अजीब रंगीन पत्थर भी मिलते हैं, जो साथ लिए थे। पता चलता है, वे आत्मा पत्थर हैं, आध्यात्मिक बल बढ़ाने वाले। वह शक से समझता है, हर दुश्मन जिसे उसने खत्म किया, उसके पास एक था। जिससे वह सोचने लगा कि क्या ये लोग जौहरी या कुछ और थे। लेकिन वह बिना सोचे समझे लूट को बैकपैक में डाल देता है। फिर उसकी तलवार अपना जबड़ा खोलकर सब लाशें निगल लेती है। उधर अचानक उसे एक पुराना स्क्रॉल मिलता है। वह खास नहीं दिखता, फिर भी उसमें कुछ अजीब सा उसे ठिठका देता है। जब जवान इसे खोलता है, इमेजरी ट्री और केओस लिखे शब्द दिखते हैं और उसे याद है कि बीस्ट्रेन की भेजी फाइलों में यह जानकारी नहीं थी। कहीं और जमीन थरथराती है जब दंतधारी दैत्य टूटकर बाहर निकलते हैं। हैरानी से बिखरे लाल बालों वाली एक लड़की लोगों संग अफरा तफरी से भागती है। वह हथियार उछालती है, जो राक्षसों को पूरी तरह चूक जाता, बल्कि एक लंबे लाल बालों वाले लड़के के घुटने पर जा दंसता है। वह लड़खड़ाता, हंसी में टालता और फिर सोचता, उसने ऐसा निशान। वह जल्दी से माफी मांगती है, लेकिन फिर से सॉरी चिल्लाती है। इस बार उससे नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके ठीक पीछे दो सिंगों वाला एक जानवर आ रहा है। वह दो आदमियों की तरफ दौड़ती,
वे उसे रोकने को चिल्लाते, पर वह आगे भागती रहती। ऊपर जवान चट्टानी कगार से दृश्य देखता है और तुरंत पहचानता है। लाल बालों वाली महिला अपनी टोली में सबसे असरदार और शक्तिशाली है, लेकिन उनकी टीम वर्क पूरी तरह से गड़बड़ है और वह यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि वे पहली बार में 2 स्वप्न के टावर से कैसे गुजरे। लाल बालों वाला योद्धा लपटों से घिरा झपटता है। लड़की मुस्कुराते हुए साथ देती है और उसका पहला लापरवाह वार लगभग उसके साथी को छू जाता है। वह पीछे हटकर उस पर चिल्लाता है। वह बेपरवाही से टाल देती। तभी हमारा लड़का ऊपर से अचानक उतरता है। जवान एक साफ वार से ब्लेड राक्षस की खोपड़ी आर पार उतारता है। खून छिड़कता है और दानव बहकर गिर पड़ता है। जब वह खुद को स्थिर करता है तो वह देखता है कि लाल बालों वाला योद्धा उसे जबड़े भींचे और उस पर आंखें गड़ाए घूर रहा है। अराजकता थमते ही लड़की के साथी जवान के पास आकर सहजता से पूछते हैं क्या वो उनके इसे लेने पर राजी है। उसकी दोस्त हिचकिचाती है, कहती है कि शायद न करे, क्योंकि सींग बहुत कीमती है। उन्होंने बताया, आमतौर पर 2 सींग वाले जानवर को गिराने में 10 लोग लगते हैं। फिर भी नायक चुप ही है। उसे याद है, पहले मारे हुए के 5 सींग थे। वह मानता है, जितने ज्यादा सींग, उतना शक्तिशाली राक्षस। लाल बालों वाली लड़की पास आकर यह जानने की मांग करती है कि वह वास्तव में कौन है, यह कहते हुए कि पूरे कैओस में भी कोई 2 सींग वाले जानवर को एक ही बार में इस तरह नहीं गिरा सकता। वह जवाब पर जोर देती, पूछती है वह कहाँ से आया। फिर जवान उसकी आंखों में देखकर पूछता, कैओस क्या है। लड़की ठिठक जाती है कि उसे कैओस का अर्थ ही नहीं मालूम। लाल बालों वाली योद्धा सीधे जवान को घूरती है और तुरंत सवालों की बौछार शुरू कर देती है। उसका नाम पूछती है, वह यहाँ क्यों है और वह किसी तरह उनसे बात करने में कैसे सक्षम है। फिर भी जवान बस सिर हिलाकर छोटे जवाब देता है, कभी हाँ, कभी ना। वे आपस में बुदबुदाते हैं कि आजकल भाषा बाधा से टकराना भी अजीब है। लाल बालों वाला आदमी पूछता है, वे लोग सींगदार जानवर का शव ले जाएं तो सब ठीक। लड़का चुपचाप मानता है। उधर लालकेशी महिला कहती है, उसकी लड़ाई अजीब लगी। उसने कौशल नहीं दिखाया और एक ही वार से राक्षस मारा। इसके बाद वो उस पर अपनी क्षमता आजमाती है, पर सिस्टम तुरंत संदेश लौटाता है कि प्रयास विफल हुआ। उसे पता चलता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक गैर अनुकूलक से ज्यादा नहीं। वह उससे पहचान पूछकर जानना चाहती है वह कौन है और क्यों वह कैओस में यहाँ अनुकूलित खिलाड़ी बनकर आया है। जब हमारा नायक सिर्फ कैओस शब्द दोहराता है और सवाल करता है कि उसका मतलब क्या है, तो महिला उस पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है। कहती है, तुम्हारी बातें अर्थहीन हैं। क्या तुम्हें मुझे समझने में दिक्कत है। मगर जवान शांतिपूर्वक कहता है, मैं तुम्हें ही बिल्कुल पूरी तरह से समझ। वह सोचों में खो जाता है। पृथ्वी पर अपने पुराने रिश्तों और जुड़ावों को याद करता है, पर समझता कि टावर में कदम रखते ही सबका अर्थ मिट गया। उसने अंदर नए दोस्त बनाए, फिर भी ट्यूटोरियल के बाद वे यादें मिटा दी गई। भले ही वे अभी भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है, वे शायद उसे या टावर में जो कुछ भी हुआ उसे याद भी नहीं करते हैं। वह लाल बालों वाली लड़की से कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। महिला तिरस्कार से पूछती है, क्या वह सोचता है वह मानेगी कि उसे स्मृतिलोप है। नायक तीखे लहजे में कहता है, उसने कभी नहीं कहा कि उसे स्मृतिलोप है। वह कहती, बात वही है और दबाव बनाती है। अचानक उसकी तलवार भन-भनाती, फिर जबड़े खुलती है। लाल बालों वाली लड़की अचानक पहचानती है कि यह आत्मा हथियार है। वह तलवार जवान के बैग में रखे हथियार खाने लगती है। लोग बड़बड़ाते, लड़की स्तब्ध, अनभिज्ञ, आत्मा हथियार का दिखावा। वह झुंझलाई है कि उसने लाल बालों वाले आदमी को खत्म करने का मिशन बिगाड़ दिया। फिर उसे तरकीब सोचती है। वो उससे फुसफुसाती, तुम्हारे लिए मेरा एक प्रस्ताव है। मीनो, साथी, रेड फॉक्स स्कूल। जवान तुरंत समझता है, उसका तथाकथित प्रस्ताव उससे उस कबीले का सफाया कराने के लिए है। उसने चेताया है, वे उसके पीछे भी आएंगे। देर रात लाल भालू वाला कहता है, आज यही डेरा डालें, ताकि सिंगधारी जानवर न खींचे। बाद में नायक दिखता है, राव यहाँ से बहुत दूर। जागरण के दूसरे चरण समझ से उसने रेड फॉक्स कबीले की बातचीत चुपके सुनी, जिसमें मानते थे कि उसका 2 सिंगिया वध केवल आत्मा हथियार से ही हुआ। वे कहते हैं ऐसे हथियार रसातल में ही मिलते, जिसे ब्रह्म वृक्ष की शाखाएं भी कहते। हमारा नायक जानता है वे गलत है, क्योंकि उसका हथियार जड़ों से आया है। हालांकि दानव ने उसे कहा था कि टॉवर का सामान अच्छा नहीं। उसे कभी लगा नहीं कि कोई उसे चाहेगा। है, आखिर उसे एहसास है कि यह जगह कोई महान लोक नहीं। थोड़ी देर बाद दुश्मन हरकत करने लगते हैं। मीनो निकलकर नायक को चेताती है और कहती है, अन्य हथियार निगल चुकी तलवार से अब दुश्मनों को खत्म करो। अचानक वह कहता है, चीज अब उसके पास नहीं। निरीक्षण के लिए उसने उधार दे दी। चिल्लाकर वो उसे लापरवाह कहती है। उसी समय रेड फॉक्स कबीले के सदस्य उभरते हैं। लाल बालों वाला आदमी जवान को हथियार हेतु आभा जताता। बाकी सदस्य सिर्फ 2 लोगों को मारने पर बुलावा पाकर चकित हैं। मीनो पलटकर थूकी कोसती है और जैसे ही दुश्मन हमला करते हैं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती है। वह एक को सिर पर मारती है और दूसरे को धड़ पर साफ-साफ मारती है। मारती, माफी।
फिर वह शेष दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने चारों ओर और खंजर बुलाती है। लालकेशी पुरुष कहता है, जैसे ही मीनू ने राक्षसों को यहाँ फुसलाया, उसे लगा था कुछ गड़बड़, पर अब उसे पूरा यकीन है कि वह कोई और नहीं, नरसंहार की कुख्यात डायन ही है। और यह जानने की मांग करता है कि अंधेरे जंगल से एक हत्यारे को इस जगह तक किसने भेजा। वह साफ कहती है, किसने आदेश दिया? मायने नहीं अब। रेड फॉक्स कबीले ने अनगिनत गैर अनुकूली पहले ही कत्ल कर दिए, और बहुत लोग उनकी मौत चाहते हैं। वह हंसकर कहता है, डार्क फॉरेस्ट कबीला इतनी तुच्छ वजह पर हरगिज कभी भी नहीं हिलेगा। वह आगे बढ़ पाता, उससे पहले उसके खंजर अचानक उस पर झपटते, पर वह तुरंत रोक देता। फिर वह घोषणा करता है, केवल निजी मिशन है। आत्मा हथियार उठाकर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होगी। वह आंखें सिकुड़ती है, और वह शांतिपूर्वक बताता है कि वह अकेला नहीं आया, पैकअप लाया है। इधर उधर देखकर वह समझती है कि उसका मतलब क्या है, और जल्दी देखती है कि उनमें हर एक कम से कम प्रथम चरण एडेप्टर है। गिनती में कुल 40 निकलते हैं। लाल केश पुरुष जोड़ता है कि डार्क फॉरेस्ट की चुड़ैल और उस शख्स का सामना, जिसने अकेले ही 2 सींगी दैत्य मारा, इतनी संख्या जरूरी थी। फिर वह कहता है, काश पता होता कि आत्मिक हथियार आसानी से हाथ आ जाएगा। वह अपने गुरु को कभी नहीं बुलाता। बात खत्म होते ही विशाल पंजेदार आकृति आगे बढ़कर उससे कहती है कि वह इसे सम्मान समझे। यह नवागंतुक क्लैंट ब्लैक फॉक्स, रेड फॉक्स कबीले का मुखिया और तीसरे चरण का एडेप्टर, कहता है कि आधा रेड फॉक्स कबीला उसे शिकार करने यहाँ इकट्ठा हुआ है। वह व्यंग्य से मुस्कुराती है, जवान की ओर मुड़कर कहती है, एक पल दो। वह उसे कुछ उछालते हुए कहती है, भागो। वह पकड़ लेता है और हथेली में 2 स्वप्न का पत्थर पाता है। हैरान लड़का पूछता है, क्या है? वह बताती है, भागने का पत्थर है। उसे नजदीकी किले में भेजेगा, पर उसके पास एक ही है। वह क्षण भर चुप रहता है, फिर पूछता है, मौका मिले तो वह अतीत में लौटेगी? पर शांतिपूर्वक कहती है, मैं कभी नहीं लौटूंगी। अगर मैं यहीं मर भी जाऊं, सार्थक होगा। फिर भी नहीं। जवान उसे देखकर आश्वस्त करता है कि तुम आज नहीं मरोगी। फिर वह झटपट लपक कर दूसरी तलवार से दुश्मनों को तेजी से एक-एक कर मार गिराता है। ठीक उसके बाद अग्नि राजा अपनी तकनीक छोड़ता है और एक भारी हमला युद्ध भूमि पर आ गिरता है। ओब्लिवियन जगाता, लपटे चीरता। उनके टकराने से हथियार भिड़ते ही सदमे की लहरें पूरे मैदान में दौड़ती हैं। भारी शक्ति से हमला बढ़ाने पर भी ब्लैक फॉक्स जवाबी प्रहार से पीछे हटता, धकेला जाता है। धूल छकते ही केवल जवान ही खड़ा रहता है और लाल बालों वाले से अपना आत्मिक हथियार वापस पाता है। एक पल बाद एक विशाल नीलावार युद्ध भूमि को चीरता है, सारे बचे दुश्मनों को बिखेरता है। मीनू खड़ी सारा दृश्य देखती है, तभी वह उसका नाम पुकारती है। वह उसकी ओर मुड़ता है। वह पास आकर उसकी पहचान पूछती है, कहता है, तुम पहले से जानती हो? फिर वह पूछता है, क्या तुम्हारी याददाश्त भी चली गई? यह सुनकर वह असहज उठती है। फिर वह अपना अनमोल पत्थर लौटाने को कहती है, मगर वह बोला, वह उसे खो बैठा। उसकी आवाज कड़ी हो गई। चिल्लाकर पूछती है, इतना कीमती कैसे खोया? पर बोला, खुद ढूंढो। बाद में मीनू वही करती, जितना कर सकती, उलट पलट कर ढूंढती, पर पत्थर गायब रहता और अजनबी को कीमती पत्थर देने पर पछतावा होता। लड़का देखता है और फिर से कहता, तुम पहले से ही जानती हो मैं कौन हूँ। जब वह और दबाव डालती है, वह आखिर कहता, मैं इंसान हूँ। वो उसे देखकर पूछती, क्या तुम सच में गंभीर? वह पलटकर पूछता है, क्या वह खुद इंसान है? जब वह मानती है हाँ, वह कहता है, बस यही उसके लिए काफी है। वह उसके पास बैठती, मन में मानती कि शायद वह सही, बस इतना काफी कि वे दोनों इंसान हैं। अगली सुबह मीनू जवान से पूछती है, क्या सचमुच उसे याद नहीं कि वह अराजकता में आया या महालोक में कदम रखा? वह कहता है, नहीं। फिर वह मानती, उसे उससे ईर्ष्या है। वह कहती है, यहाँ आने वाले अधिकतर लोग ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि उनका आना उन यादों से जुड़ा है जिन्हें मिटाना चाहें। वह सवाल पलटकर पूछता है, वह यहाँ कैसे आई? वह अचानक रुकती है और उसे चेताती है कि यह पूछने पर उसे बाद में पछतावा होगा। अंततः वे गोरगोन किले पहुंचते हैं। जैसे वे आते हैं, जॉन पास एक गोल संरचना देखता है। समझता है यह टॉवर की पहली मंजिल पर देखा उसी समनिंग सर्कल जैसा बिल्कुल लगता है। वह करीब आता है, तभी लाल रोशनी बपकती है। अंदर डरे सहमे लोगों की भीड़ दिखती है, मदद को चीखती चिल्लाती। मीनू समूह देखकर कहती है, एक साथ कितने लोग आ गए? वह कहती है, वह यूं अराजकता में पहुंची। अराजकता में किसी से मत पूछो, वे कैसे पहुंचे। ये मृतकों की अराजक दुनिया में स्वागत है। जॉन कड़ियां जोड़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि जो लोग महान भूमि में मरते हैं, वे या तो रसातल के देवताओं द्वारा चुने जाते हैं, या महान क्षेत्र के स्वामियों द्वारा। चुने रण विजयी, शेष अराजकता, हम वृक्ष का तना। फिर मिनो समझाती है, जो अराजकता में फिर मरते हैं, उनकी मौत स्थायी हो जाती है, और पोषण हेतु वे ब्रह्म वृक्ष में समा जाते हैं। ऐसे मृतकों से खून नहीं बहता, वे पहले से मृत है। अब लड़का समझता है, वह मृत को संग जी रहा है। मिनो आगे बताती है कि 200 अपने के टॉवर जड़े हैं, अराजकता तना है, और रसातल शाखाएं हैं।
ये सभी भ्रम के पेड़ के हिस्से हैं। इस जानकारी पर जवान याद करता है कि इस पेड़ का जिक्र मुलोच ने किया था। उसने समझाया, जड़ें केवल भ्रम वृक्ष की चोटी को ही सहारा देती हैं। पता चलता है कि वह सच में गलत जगह पर नहीं है और उसका लक्ष्य ऊंचे स्थान पर जाना है। जल्द वर्दीधारी सैनिक घुसते हैं, नियंत्रण संभालते हैं और नवागंतुकों को कतार में लगकर भाषण कक्ष की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। एक अधिकारी कपड़े बांधते हुए बहुत कमजोर दुबला दिखते आदमी की तरफ इशारा करता है। मीनू अधिकारी जेम्स के पास जाती है। वह उससे उत्तरी चौकी पर होने की बात पूछता है। वह कहती है वह केवल गुजर रही थी और प्रवेश चाहती है। पर वह बताता है, नियम प्रमाण पत्र मांगते हैं। जॉन को देखकर पूछती है, क्या उसके पास प्रमाण पत्र है? हैरानी से सिर हिलाता, मन में क्लिक होता। जेम्स से प्रमाण पत्र भूल गई। विशृंगी सिंह दिखाकर पूछती, चलेगा? फिर मान जाता है। फिर जेम्स जॉन से प्रमाण पत्र मांगता है। वह साफ कह देता है, उसके पास कुछ नहीं। मिनो इशारा करती है कि कहे तो मदद करेगी, पर जेम्स उसे रोककर कहता है, बिना कागज कोई भी अंदर नहीं। जॉन हामी भरता है और अपने बैग में कुछ तलाशने लगता है। इससे मिनो को लगता है कि उसने अंदर जाने के लिए पहरेदारों को मारने का फैसला कर लिया होगा। वह घबराकर कुछ समझाने को आती है और फौरन हमारे नायक व जेम्स के बीच खड़ी हो जाती है। तभी एक सख्त आवाज रोककर पूछती है, क्या हो रहा है? वर्दीधारी आदमी दिखते ही सभी सैनिक जड़ हो जाते हैं। वह चीफ कार्लटन है, चौकी का प्रभारी। वह जेम्स के पास आकर उससे तुरंत स्पष्टीकरण मांगता है। जेम्स जवान की तरफ इशारा कर कहता है, वह बिना प्रमाण पत्र घुसने की कोशिश कर रहा है। कार्लटन तुरंत कहता है, पहचान प्रमाण बिना प्रवेश नामुमकिन है। वह समझाता है कि इंस्पेक्टर जिसके पास यह नहीं, उसे ठुकरा सकता है। वह किले के कानून भी पढ़ने लगता है और अपने कानूनी कोड से सबको घुटने टेकवाता है। फिर वह रेस्टोरेंट एक्ट भी उठाता है, परंतु जवान तलवार से अपने और मिनो का लीगल कोड स्किल बैरियर चीर देता है। वह कार्लटन को टोककर पूछता है, प्रमाण पत्र पर असल में आखिर क्या लिखा है? कार्लटन कहता है, इसमें पहचान, रिकॉर्ड और कौशल डेटा सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%।
और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है।
इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं and you can save your hard-earned money. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for kharif crops and 1.5% for rabi crops, and 5% for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme,
You can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a safety shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters, be it floods, drought, or any other calamity. This scheme is with you every step of the way. By availing this scheme, you can protect your crops and you can save your hard-earned money. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops, and 5% for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme, you can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a safety shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters, be it floods, drought, or any other calamity. This scheme is with you every step of the way. By availing this scheme, you can protect your crops and you can save your hard-earned money. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining the scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops, and 5% for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme, you can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. It provides them financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can protect your crops and live a prosperous life. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the true partner of farmers. Avail the benefits of this scheme today and protect your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmers' protection is our promise. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a safety shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters, be it floods, drought, or any other calamity. This scheme is with you every step of the way. By availing this scheme, you can protect your crops and you can save your hard-earned money. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers, जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी।
आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है।
चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, ये योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। Live a happier, more prosperous life. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a true companion of farmers. Avail the benefits of this scheme today and secure your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmer security is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops, and a 5% premium for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme, you can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का भरोसेमंद साथी। आज ही योजना का लाभ लें, अपनी खेती सुरक्षित करें, नुकसान मुआवजा पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्मर सिक्योरिटी इज आवर प्रॉमिस। The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters. Whether it is floods, droughts, or any other calamity, this scheme is with you at every step. By availing the benefits of this scheme, you can secure your crops and save your hard-earned income. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops. Live a happier, more prosperous life. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a true companion of farmers. Avail the benefits of this scheme today and secure your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmer security is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops, and a 5% premium for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme, you can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops. Live a happier, more prosperous life. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a true companion of farmers. Avail the benefits of this scheme today and secure your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmer security is our promise. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters. Whether it is floods, droughts, or any other calamity, this scheme is with you at every step. By availing the benefits of this scheme, you can secure your crops and save your hard-earned income. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops. Live a happier, more prosperous life. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a true companion of farmers. Avail the benefits of this scheme today and secure your crops. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmer security is our promise. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Under the scheme, farmers have to pay a very low premium, only 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops, and a 5% premium for horticultural crops. The remaining premium is paid by the government. To enroll in this scheme, you can visit your nearest bank, cooperative society, or common service center. You can also apply online. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers.
It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops. खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सच्ची साथी। आज ही तुरंत लाभ लें और अपनी फसल सुरक्षित करें। अपनी खेती बेफिक्र रखें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। Farmer security is our promise. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a protective shield for farmers. This scheme protects farmers from losses caused by natural disasters. Whether it is floods, droughts, or any other calamity, this scheme is with you at every step. By availing the benefits of this scheme, you can secure your crops and save your hard-earned income. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a boon for farmers. It provides financial support in difficult times. By joining this scheme, you too can secure your crops. Live a happier, more prosperous life. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a true companion of farmers. Avail the benefits of this scheme today and secure your crops. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाती है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कोई और आफत, यह योजना हर कदम पर आपके साथ है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सुरक्षा हमारा वादा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का प्रीमियम सरकार देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। इस योजना से जुड़कर आप भी अपनी खेती को सुरक्षित बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सच्चा साथी। आज ही इस योजना का लाभ उठाएं